हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जैसा कि आपको पता है, जो मूल अधिकार होते हैं वो व्यक्ति के लिए कितने ज़्यादा आवश्यक होते हैं और इनके बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है ना। तो हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। जो कि पहला जो है हमारा समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में मिलता है, ठीक है। और दूसरा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 में मिलता है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसका वर्णन 25 से 28 में किया गया है। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो 29 से 30 अनुच्छेद में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में मिलता है, ठीक है। अब जो हम बात करें अपने पहले अधिकार की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी। तो जैसे कि आपको पता है, समानता का अधिकार क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति जो है वो कानून के समक्ष समान होगा, है ना। सभी व्यक्तियों को समान अवसर, समान रोजगार और पदोन्नति, इनके मामले में समान व्यवहार करना, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, भाषा, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 में इसका वर्णन मिलता है। अब बात करें हम अगर इनकी डिटेल्स की, तो अनुच्छेद 14 जो किसका वर्णन करता है? राज्य को किसी भी व्यक्ति या जो भी भारतीय निवासी हैं उनको कानून के समक्ष या विधि के समक्ष समान, और भारतीयों जो हैं उनको क्षेत्र में कानून के समक्ष समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा, किसी को भी उस संरक्षण से वंचित नहीं रखा जाएगा। जो अनुच्छेद 15 है वो किसके बारे में वर्णन करता है? जो राज्य है वो किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, भाषा, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, है ना। अनुच्छेद 16 किसके बारे में वर्णन करता है? राज्य के अधीन किसी भी पद पर, जो भी राज्य के अंतर्गत पद हैं, नियुक्तियां हैं, उनसे संबंधित समान अवसर की स्वतंत्रता, किसी के साथ भी किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 जो है वो किसके बारे में वर्णन करता है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन या किसी भी रूप में इसके आभास का निषेध करना, ठीक है। इस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता जो है, छुआछूत, वो दंडनीय अपराध माना गया है, जिसके लिए आपको सजा भी प्रावधान के रूप में है। अनुच्छेद 18 जो है वो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का जो पद धारण करने वाला व्यक्ति है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना, यानी बिना राष्ट्रपति की सहमति के किसी भी राज्य से उपाधि, उपहार या परिलब्धियां या किसी भी प्रकार का पद स्वीकार नहीं कर सकता है, जब तक कि राष्ट्रपति उसे स्वीकृति ना दे दे। फिर अगला जो है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अधिकार, तो वो है राइट टू फ्रीडम का, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता का अधिकार क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर हम स्वतंत्र ही नहीं होंगे तो अपना स्वयं का विकास नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जो स्वतंत्रता है एक सकारात्मक अधिकार होता है, अर्थात वह अधिकार जो विशेषाधिकार प्रदान करता है ना। और स्वतंत्रता के अधिकार के आधार पर ही अपना स्वयं का हम विकास कर सकते हैं। और ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति को विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होना, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होना, है ना। इस प्रकार की सभी स्वतंत्रताएं जो व्यक्ति के लिए आवश्यक होती हैं वो प्रदान की जाती हैं, और हमारा संविधान अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 में इस अधिकार का वर्णन करता है, ठीक है। अब जो इसके तहत हम बात करें अगर, तो जो 19 है, 19A, वो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, यानी बोलने और विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। 19 जो 2 है, 19(2), वो किसके बारे में वर्णन करता है? बिना किसी हथियार के शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, ठीक है। सामूहिक रूप से इकट्ठा हो सकता है व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से। तीसरा जो है 19C, वो किसके बारे में वर्णन करता है? संघ और संघ या सहकारी समितियां बनाने के स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता है, जो कि किसी भी प्रकार की समिति का निर्माण कर सकता है जो कि उसके स्वयं के लाभ के लिए हो। अगला जो है हमारा 19(4) यानी D, इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है? भारत में के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, या कहीं भी आप आ जा सकते हैं स्वतंत्र रूप से। 19 जो 5 है वो किसके बारे में वर्णन करता है?
भारतीय क्षेत्र में किसी भी हिस्से में रहने या बसने की स्वतंत्रता, मतलब आप भारत के अंतर्गत कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी अपना आवास स्थान बना सकते हैं। जो 19 या 19(6) है, वो पसंद के किसी भी पेशे में जाने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के रोजगार को अपने इच्छा अनुसार कर सकता है। ठीक है। अब जो अनुच्छेद 20 है, आर्टिकल 20, वो क्या कहता है कि यह अनुच्छेद एक दोषी व्यक्ति को कार्योत्तर कानून या दोहरे खतरे या आत्म अपराध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। मतलब ये भारतीय नागरिक होने के साथ साथ विदेशियों पर भी लागू होता है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति जो है उसको, अगर कोई खतरा है स्वयं से या किसी और से, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कानून की होगी। अनुच्छेद 21 जो है वो क्या कहता है, इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसके अनुसार वंचित किया जाएगा, है ना। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अनुच्छेद के तहत कई अधिकारों की घोषणा इसमें की गई है। ओके। अगला जो है हमारा 21A, यानी जो अनुच्छेद 21 है उसमें संशोधन भी हुआ है। इसमें क्या कहा गया कि यह शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। और इस अनुच्छेद के अनुसार जो राज्य है उसको 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो सभी बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के बारे में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कि 6 से 14 वर्ष तक का बालक है उसको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 22 जो है वो क्या कहता है, उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करना जिन्हें या तो गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपराध करते हैं और उन्हें पब्लिक से खतरा होता है ना। तो पब्लिक या किसी भी संगठन से अगर खतरा है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। फिर है अगला हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है ना। तो समाज का जो कमजोर वर्ग है उसके शोषण को रोकने के लिए संविधान निर्माताओं ने शोषण के खिलाफ अधिकार का वर्णन किया है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ अगर कोई भी अपराध हो रहा है या जिस व्यक्ति का शोषण हो रहा है या हमारे आसपास के लोगों के साथ हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। ये है शोषण के खिलाफ अधिकार। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि इस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी या किसी भी प्रकार के बाल श्रम पर सख्त प्रतिबंध है और अपराधियों को कानून के अनुसार सजा दी जाती है। नागरिक जो हैं और या फिर गैर नागरिक, उन दोनों पर लागू होता है। यानी किसी भी प्रकार की मानव की तस्करी यानी मानव का देह व्यापार नहीं किया जाएगा और बालकों के साथ किसी प्रकार का श्रम यानी ऐसा काम नहीं कराया जाएगा जो उनके जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 24, जो किसके बारे में है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या किसी भी खतरनाक जगह पर रोजगार के लिए निषेध की बात कही गई है। ठीक है। अगला है हमारा धर्म की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो जो धर्म की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है। जिसमें नागरिक और गैर नागरिक उनको भारतीयों की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान में धर्म शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए समक्ष परिभाषा दी है। जैसे अनुच्छेद 25 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता और सभी व्यक्ति को समान रूप से धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आभास करने, प्रचार करने का अधिकार है। मतलब कोई भी व्यक्ति भारत में रहने वाला किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन किसी को भी इसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय यानी जो संप्रदाय होते हैं उनमें किसी भी प्रकार से वर्ग को अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 26A के तहत धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संस्थाओं की स्थापना करना, रख रखाव करना, इसका अधिकार होगा। धर्म से संबंधित मामले जो हैं उनमें प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। 26C जो है वो क्या कहता है, चलिए अचल संपत्ति, जो आपकी संपत्ति है, धन है, उसमें स्वामित्व और अधिग्रहण करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। और 26D क्या कहता है कि कानून के अनुसार उन संपत्ति का प्रशासन के लिए यानी उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है आपका कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी विशेष धर्म या संप्रदाय के प्रचार या रख रखाव के लिए किसी भी प्रकार से कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है किसी भी संप्रदाय या धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है।
अगला है हमारा अनुच्छेद 28, जो किसके बारे में है? कोई भी शैक्षणिक संस्थान जो कि पूरी तरह से राज्य के धन से संचालित होता है, उसमें कोई भी धार्मिक निर्देश नहीं देना चाहिए। ओके। अब जो हमारा अगला है वो संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 29-30 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है वो हमारी संस्कृति और शिक्षा को सुरक्षित करने और उससे संबंधित अधिकार प्रदान करता है। 29 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 29 क्या कहता है? सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई अल्पसंख्यक को उनकी विशिष्ट भाषा, ठीक है, जो कि जैसे राज्य भाषा है फॉर एग्जाम्पल, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी लिपि की संरक्षण के लिए, उसके कहा जाए तो उसकी सुरक्षा के लिए, है ना। तो ये अल्पसंख्यकों को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से वंचित करने पर रोक लगाता है। अगला है हमारा अनुच्छेद 30, जो है वो किसके बारे में है? सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई अल्पसंख्यक को अधिकार प्रदान करना है। जैसे हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जैसे हम बात करें अगर मुस्लिम वर्ग की, है ना, वो अल्पसंख्यक वर्ग हमारे यहाँ है, तो अपनी पसंद के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना या प्रशासन का अधिकार उनको होगा। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं से संबंधित किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के मामले में राज्य द्वारा प्रतिपूरक राशि उन्हें गारंटी किसी भी अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करता है। ठीक है। और किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करते समय राज्य द्वारा अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब राज्य सरकार जो है जितना वो बहुसंख्यक वर्ग का सहयोग करेगी संपत्ति के मामले में और शिक्षण संस्थाओं में, उतना ही अल्पसंख्यक वर्ग दोनों के लिए होगा। यानी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमीडिएट्स। ठीक है। तो ये जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया। इसके तहत जो पीड़ित नागरिक हैं, किसी भी मौलिक अधिकार या जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है। संवैधानिक उपचारों के लिए अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो वो कानून की सहायता ले सकता है, और ये संविधान की मूल विशेषता है। ठीक है। ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को 5 रिट के प्रकार का अधिकार प्रदान करता है। वो कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और सर्टिओरियरी और को वारंटो। ठीक है। अब जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसमें रिट एक व्यक्ति को, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को, शव जो है उसको अदालत के सामने पेश करने का आदेश देती है। ठीक है। परमादेश मतलब जो ये रिट है, इसमें सार्वजनिक अधिकारियों को अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश देती है। यानी प्रत्येक जो अधिकारी हैं उनको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो इसमें विफल रहते हैं तो प्रदर्शन करने से इनकार कर दिया है। ठीक है। मतलब आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं जो अपने आदेश का पालन नहीं करते। अगला है प्रतिषेध, यानी जो रिट है उसके निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती है। यानी उसके जो भी अधिकार हैं उसके अनुसार ही वो कार्य करेगी। और अगला है हमारा सर्टिओरियली, तो ये उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत जो होती हैं, जैसे उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, तो उसमें किसी भी विशेष मामले को स्थानांतरित करने या उसके संबंधित मामले में आदेश को रद्द करने के लिए कहा जाता है। को वारंटो जो है वो रिट किसी भी व्यक्ति को ऐसे सार्वजनिक पद में रहने से रोकता है जो कि उसका हकदार नहीं है। मतलब आप ऐसे किसी भी पद पर नहीं रह सकते जिसके लिए आप अधिकारी नहीं हैं, योग्य नहीं है। अनुच्छेद 33 क्या कहता है कि इस अनुच्छेद के तहत संसद को सशस्त्र बल, यानी सेना, पुलिस या पुलिस बल, अर्धसैनिक बल या खुफिया एजेंसियां जो होती हैं, जो कि हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके देती हैं, उसके सदस्यों को दिए गए मौलिक अधिकार जो है उस पर प्रहार करने का अधिकार है, ताकि उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन सुनिश्चित किया जा सके और उनके बीच अनुशासन बनाए रखने को कहा जा सके। ठीक है। और ऐसे कानून की शक्ति जो है केवल संसद के पास होती है, और मौलिक अधिकार के हनन होने पर हम कानून में या किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती इसके लिए। ठीक है। अगला जो अनुच्छेद 34 है वो क्या कहता है कि इस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है तो उस कानून क्षेत्र में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह अनुच्छेद संसद को संघ और राज्य के तहत काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को उन क्षेत्रों में आदेश को बनाए रखने या बहाल करने के लिए किए गए कार्य से संबंधित क्षतिपूर्ति, यानी उसकी कार्यवाही के खिलाफ सुरक्षित करने का अधिकार दिया जाता है जहां मार्शल लॉ लागू होगा।
और मौलिक अधिकार के हनन पर अधिनियम जो है उनको कानून की अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है। अनुच्छेद जो 35 है वो किसके बारे में है? इस अनुच्छेद के अनुसार जो मौलिक अधिकार है उनको प्रभावी बनाने के लिए कुछ कानूनी अधिकार जो है संसद के पास होते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 16A जो है उसके खंड 3, अनुच्छेद 32 के खंड 3 और अनुच्छेद 33 और 34 के संबंधित कानून बनाया गया है। और संसद के जो भी कार्य है उनके लिए सजा निर्धारित की जाती है, जिन्हें मौलिक अधिकारों के तहत अपराध घोषित किया गया है। और ऊपर निर्दिष्ट जो मामले हैं उनसे संबंधित कानून को संवैधानिक जो मामले हैं उनके प्रारंभ के दौरान लागू करते हैं, और इसे संसद द्वारा जो परिवर्तन है उसे निरस्त संशोधित किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को इन तक जरूर देखें।